फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर देखा था अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड उस एक्ट में हमने ये देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, प्लस सिमिलरली एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है कलकत्ता में 1774 में। सिमिलरली एक गवर्नर जनरल के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है विथ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। सो नाउ इस एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अनदर एक्ट लेके आती है 1781 में, जिसे कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है। सो द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ उनको डिफेक्ट्स दिखे थे, उस डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लेकर आया था, द एक्ट ऑफ 1781। सो द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 passed by whom? British Parliament, also known as Act of Settlement. So इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। Now let's look at the features of the act. The first feature is exempted Governor General and Council from the jurisdiction of Supreme Court for acts carried out by them in their official capacity. So अब इन्होंने क्या किया था कि जो गवर्नर जनरल होगा और उसकी जो काउंसिल होगी, वो ऑफिशियली कोई भी अगर काम करते हैं या ऑफिशियल कोई भी एक्ट करते हैं तो वो अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा। सिमिलरली इन्होंने क्या किया कि जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे, जो लोग कंपनी के लिए काम किया करते थे, जो उनके स्टाफ या कोई भी मेंबर्स थे, इवन वो भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर थे अगर कोई उन्होंने ऑफिशियल काम। ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। सो ऑफिशियली अगर कोई भी सर्वेंट कोई काम करता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर था। द नेक्स्ट फीचर वाज दैट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब रेवेन्यू का कोई मैटर हो या रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से इन्होंने बाहर कर दिया था कि इसका भी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। द नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट to have jurisdiction over all the inhabitants of कैलकाटा। नाउ कैलकाटा में रहने वाले जितने भी लोग थे अब वो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आएंगे, ऐसा ये एक्ट कहता है। रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। सो ये एक नई चीज़ यहाँ पर है, ऐड दिख रही है हमको कि कोर्ट को अब ये रिक्वायर्ड था कि कोई भी अगर डिफेंडेंट आता है तो उसके फैसले को उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से, उसके फेथ के पर्सनल लॉ सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देने थे। तो हिंदू वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मुस्लिम्स वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। सो दिस इज़ द न्यू पॉइंट जिसमें कि पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट को एडमिनिस्टर करना ज़रूरी था। द फिफ्थ इज अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि कोई भी लोअर कोर्ट में अगर कोई फैसला आता है और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, देन यू कैन गो एंड अपील इन दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का फैसला आपको नहीं मतलब एक्सेप्टेबल है, यू कैन गो एंड अपील इन दी सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट थी, जैसे कि आज के डेट में हाई कोर्ट है, तो उसका अगर आपको कोई डिसीजन से डिससेटिस्फैक्शन है तो उसको अब आपको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास लेके जाना होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। सो नेक्स्ट इज एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये पावर्स दे दी गई थी कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए रेगुलेशंस बना सकता है। सो ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। नेक्स्ट होगा इसके आगे पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।